नमस्कार, सनराइज स्कूल असोर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है टेंस अर्थात काल। टेंस मुख्य रूप से तीन होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, पास्ट टेंस के 4 भाग और फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग। इस प्रकार कुल मिलाकर के टोटल 12 टेंस होते हैं। अब प्रेजेंट टेंस के 4 भाग। नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और ऐसे ही फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस प्रकार कुल मिलाकर के 12 टेंस होते हैं। अब आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिंदी के वाक्यों का अपन अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से। इसके लिए अपन को कुछ बातें हैं, कुछ नियम हैं, उन नियमों को अच्छे से याद करना होगा, अपने दिमाग में हमेशा रखना होगा। तो सबसे पहले तो अपन कैसे पता लगाएंगे, कैसे पहचान करेंगे कि हिंदी में जो लिखे हुए वाक्य हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। तो सबसे पहले पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि शब्द आते हैं। ऐसे हिंदी के वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं आदि शब्द आते हैं, तो वे वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं। अब सहायक क्रिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपन को मुख्य रूप से याद रखना है, ध्यान रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के साधारण वाक्यों में कोई किसी प्रकार की सहायक क्रिया नहीं लगती है। साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। मुख्य रूप से अपन को याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य साधारण हो और कर्ता एकवचन हो तो मूल क्रिया मेन वर्ब के फर्स्ट रूप में एस या ईएस लगता है, या फिर मेन वर्ब का केवल फर्स्ट रूप ही आता है,
उसमें एस या ईएस नहीं लगता है। अब मेन वर्ब में एस या ईएस कब लगता है और कब नहीं लगता है? अगर हिंदी का वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का साधारण वाक्य है और उसमें कर्ता एक वचन है, कर्ता एक वचन है, तो मेन वर्ब के फर्स्ट रूप में एस या ईएस लगेगा। और कर्ता बहुवचन है तो मेन वर्ब के फर्स्ट रूप में एस या ईएस नहीं लगेगा, केवल फर्स्ट रूप ही आएगा। अब बात आती है एस या ईएस। एस कब लगता है और ईएस कब लगता है? इसकी जानकारी के लिए हमें नंबर्स का एक नियम है, एक वचन से बहुवचन में पढ़ने का नियम, उसको याद रखना होगा। ऐसे मेन वर्ब के वर्ड से जिनके अंत में एस, डबल एस, एस एस, सी एच, एच, ओ या जेड हो, तब उनके अंत में ईएस लगेगा और बाकी जो भी वर्ड्स है उनके अंत में केवल एस लगेगा। अब वाक्य असाधारण हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर कोई असाधारण वाक्य है तो उसमें सहायक क्रिया लगेगी डू तथा डज। वह मेन वर्ब का फर्स्ट रूप ही आता है, उसमें एस या ईएस नहीं लगता है। अब सहायक क्रिया डू का प्रयोग कब होगा, सहायक क्रिया डज का प्रयोग कब होगा? अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य असाधारण है और कर्ता बहुवचन है तब तो हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया डू का प्रयोग होगा, और कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया डज का प्रयोग होगा। और सभी वाक्यों में मूल क्रिया के फर्स्ट रूप का प्रयोग होगा, उसमें एस या ईएस नहीं लगेगा। अब अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस के छोटे छोटे साधारण से और असाधारण वाक्य लेते हैं और उसका बिल्कुल इसी तरीके से अंग्रेजी अनुवाद करते हैं। इसके लिए अपन को ये बातें, ये जो नियम से अच्छे से अपन को दिमाग में रखना होगा, अच्छे से अपन को याद रखना होगा। एक बार इनका पुनः रिवीजन करते हैं। अगर वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और वाक्य साधारण है तब उसमें कोई किसी प्रकार की सहायक क्रिया नहीं लगती है, जबकि मूल क्रिया के फर्स्ट रूप का प्रयोग होता है। और वाक्य साधारण है और कर्ता एक वचन है तब मूल क्रिया के फर्स्ट रूप में एस या ईएस लगेगा, और कर्ता बहुवचन है तो मूल क्रिया के फर्स्ट रूप में एस या ईएस नहीं लगेगा। इसी प्रकार सिंपल प्रेजेंट टेंस के असाधारण वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। कर्ता अगर बहुवचन है तो सहायक क्रिया डू का प्रयोग होगा, और वाक्य में अगर कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया डज का प्रयोग होगा, और मूल क्रिया के फर्स्ट रूप का प्रयोग होगा, उसमें एस या ईएस नहीं लगेगा। अब अपन इसके बिल्कुल इसी तरीके से कोई हिंदी के वाक्य लिखते हैं और फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। लेकिन कोई भी अंग्रेजी में वाक्य बनाने से पहले अपन को एक वाक्य निर्माण का सूत्र है वो भी याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहले अपन वाक्य निर्माण का एक सूत्र लिखते हैं। वाक्य निर्माण का सूत्र, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यानी वाक्य बनाते समय अंग्रेजी में अगर कोई सेंटेंस बनाना होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, सब्जेक्ट मींस कर्ता, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, सहायक क्रिया लगाते हैं, उसके बाद में मेन वर्ब इन मुख्य काम को स्थान देते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और कोई शब्द अन्य शब्द है तो उसको अंत में लिखते हैं। है ना, सब्जेक्ट मींस कर्ता, हेल्पिंग वर्ब मींस सहायक क्रिया, मेन वर्ब मींस मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट मींस कर्म और अदर मींस अन्य। तो अपन एग्जांपल के तौर पर कुछ वाक्य लेते हैं। सबसे पहले साधारण वाक्य। नंबर 1, मोहन विद्यालय जाता है।
नंबर 2 वाक्य है हम क्रिकेट खेलते हैं। इसी प्रकार अपन असाधारण वाक्य भी बनाते हैं। अब अपना क्वेश्चन उठता है, दिमाग में क्वेश्चन आता है कि साधारण वाक्य और असाधारण वाक्य किसे कहते हैं। ऐसे वाक्य जो न तो नकारात्मक हो और न ही प्रश्नवाचक हो, न तो नेगेटिव हो और न ही इंटरोगेटिव हो, वो साधारण वाक्य कहते हैं। और ऐसे वाक्य जो या तो नेगेटिव हो या फिर इंटरोगेटिव हो, अर्थात या तो नकारात्मक वाक्य हो या फिर प्रश्नवाचक वाक्य हो, तो वो असाधारण वाक्य कहलाते हैं। तो इन दोनों वाक्यों को अपन एक बार असाधारण वाक्यों में बदल देते हैं, अर्थात इनको नकारात्मक वाक्य बना देते हैं। जैसे अपन लिख देंगे मोहन विद्यालय नहीं जाता है। दूसरा वाक्य हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ये दो वाक्य साधारण और ये दो असाधारण। अब अपन बिल्कुल इसी तरीके से इनकी अंग्रेजी बनाते हैं और इनके लिए पहले अपन को ये जो नियम से लिखा है, अभी अपने जो रिवीजन किया उसका मतलब अच्छे से इनको याद भी करना है और अपने दिमाग में रखना है। तो वाक्य निर्माण का सूत्र भी याद रखना है कि सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, उसके बाद में मेन वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट को, फिर अदर्स को। तो सबसे पहले तो इस वाक्य में आपको पता लगाना है कि कर्ता कौन है, काम को करने वाला कौन है। जैसे मोहन विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर मोहन विद्यालय जाने वाला है, मोहन यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और मोहन का काम है जाना, ये हो गया इसका मुख्य काम, क्रिया, मेन वर्ब। और जिस शब्द का प्रभाव क्रिया करता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, कर्म कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे वो जाता है, कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है, तो ये विद्यालय क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब अपन इसको अंग्रेजी बनाएंगे इसकी बिल्कुल आसान तरीके से कि सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है मोहन, कर्ता सबसे पहले कर्ता रख दिया, सब्जेक्ट रख दिया, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। वाक्य साधारण है, साधारण वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, तो अपन सीधा आ जाएंगे हेल्पिंग वर्ब बाद में मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ पर मुख्य काम है जाना, और जाना की अंग्रेजी होती है गो। अब मूल साधारण वाक्य में मूल क्रिया के साथ में एस या एस लगेगा या नहीं लगेगा, ये कैसे पता लगेंगे। अगर वाक्य में कर्ता एक वचन है तब मूल क्रिया में एस या एस लगेगा। तो यहाँ पर मोहन अकेला है, एक वचन है कर्ता, तो इसकी मूल क्रिया में एस या एस लगेगा। और यहाँ पर अंत में ओ है तो एस लगेगा। तो मोहन गोज कहाँ जाता है, विद्यालय जाता हूं टू स्कूल। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है हम क्रिकेट खेलते हैं। यहां पर कर्ता कौन है, हम, सब्जेक्ट जिसकी अंग्रेजी होती है वी, और सबसे पहले अपन सब्जेक्ट ही रखते हैं। तो यहां पर अपन लिखेंगे सबसे पहले कर्ता अर्थात सब्जेक्ट वी। अब सब्जेक्ट के बाद में वाक्य साधारण है तो कोई साहित्य करने लगेगी, और मुख्य काम क्या है, खेलना। तो खेलने का अंग्रेजी प्ले, वी प्ले। अब यहाँ पर अगर कर्ता बहुवचन है, अपन लिखा वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य साधारण हो तो उसमें कोई साहित्य नहीं लगती है, और अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस के साधारण वाक्य में कर्ता बहुवचन है तो मूल क्रिया में एस या एस नहीं लगेगा, तो प्ले का प्ले ही रहेगा, वी प्ले। मेन वर्ब आ गया, अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, तो क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट, वी प्ले क्रिकेट। ये बिल्कुल आसानी से अपन ने इसकी अंग्रेजी बनाई। अब है असाधारण वाक्य। असाधारण वाक्य में सही तरह का प्रयोग होता है। तो मोहन विद्यालय नहीं जाता है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, और अपन को यहाँ पर ये भी याद रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद में नेगेटिव वर्ड रखना है, अर्थात नॉट शब्द लगाना है। जैसे मोहन विद्यालय नहीं जाता है, सबसे पहले कर्ता मोहन, सब्जेक्ट मोहन,
मोहन। कर्ता के बाद में सहायक क्रिया, कर्ता एक वचन है तो डज, मोहन डज। और भी जैसे अभी मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नेगेटिव वर्ड अर्थात नॉट शब्द लगाना है। मोहन डज नॉट। सहायक क्रिया के बाद में मुख्य क्रिया गो, और असाधारण वाक्य में मूल क्रिया का केवल फर्स्ट रूप आएगा, उसमें एस या एस नहीं लगेगा तो गो का गो ही रहेगा। मोहन डज नॉट गो टू स्कूल, मोहन विद्यालय नहीं जाता है। इसी प्रकार से अपना दूसरा सेंटेंस है हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है वी, बहुवचन है कर्ता, तो हेल्पिंग कर्ता के बाद में हेल्पिंग वर्ब, बहुवचन कर्ता होने पर सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग होगा, वी डू, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नेगेटिव वर्ड अर्थात नॉट शब्द लगाना है नेगेटिव सेंटेंस है। वी डू नॉट प्ले। मुख्य क्रिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब बाद में ऑब्जेक्ट, वी प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से अपन बिल्कुल आसानी से ये नियम याद रखते हुए हिंदी से अंग्रेजी पढ़ाए, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़े। ऐसे और भी सरल सरल वाक्य लेकर के अपन बिल्कुल इसी तरीके से इसकी अंग्रेजी बढ़ा सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, आप भी कुछ ऐसे उदाहरण के रूप में सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य लेंगे और उसकी अंग्रेजी बनाने का अभ्यास करेंगे। और आज अपन ने विस्तार से सिंपल प्रेजेंट टेंस पर चर्चा की और नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।